एक्सरसाइज 9 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अनुक्रम और श्रेणी को डिस्कस किया था। हमने बेसिकली उसमें जाना था कि अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है, और अनुक्रम और श्रेणी में जो अंतर हमने समझने के बाद हमने वहाँ से सबसे पहले समांतर श्रेणी को डिस्कस किया था कि समांतर श्रेणी क्या है। तो आपने देखा कि ये एक स्पेशल टाइप का एक अनुक्रम ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो हमारा हमेशा फिक्स होना चाहिए, और उसी बेस पे हमने ये जाना कि ये एक समांतर श्रेणी है। अच्छा, समांतर श्रेणी के बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एक्सरसाइज 9.3 के बारे में। हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आज की क्लास में हम इसको आज की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एपी में, जहाँ पे आपने समांतर श्रेणी डिस्कस किया था कि पदों का चयन कैसे किया जाता है। कि तो किसी भी समांतर श्रेणी में अगर हमें पदों का चयन करना हो तो पदों का चयन कैसे करना हो, तो पदों का चयन अगर मेरे को करना हो, अब आपने सोचा होगा कि सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि पदों का चयन क्यों। तो देखिए, कई बार होता क्या है कि आपको समांतर श्रेणी में ऐसे सवाल मिलते हैं कि 4 क्रमागत पदों का योग, ये अक्स नंबर है, एंड एक अलग से एक केस और दिया होता है, और आपको बोला जाता है कि वो 4 पद निकालिए, या वो 3 पद निकालिए, या वो 5 पद निकालिए। तो आपके दिमाग में आएगा कि यस सर, तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ, कितने भी पद वो मुझसे पूछे। अगर मैं बात करूँ समांतर श्रेणी की, तो सर यस, मैं समांतर श्रेणी के बारे में जानता हूँ। और समांतर श्रेणी में क्या होता है कि हमने देखा कि समांतर श्रेणी में ए ये प्रथम पद होता है, दूसरा पद a प्लस डी हमने डिस्कस किया, फिर हमने a प्लस 2d डिस्कस किया, फिर हमने a प्लस 3d डिस्कस किया, और इस तरीके से हमने a प्लस n माइनस 1d तक हम पहुँच गए थे। तो फिर मैं अलग से इसमें पदों का चयन करने की क्या ज़रूरत है। अगर वो बोलता है 3 पदों का योग तो मैं 3 का लूँगा, वो बोलता है 5 पदों का योग तो मैं 5 पदों का योग लूँगा। यस, आप सही हैं। आप देखिए, इससे भी अपना सवाल सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या कि जो समीकरण आपकी बनेगी, उन समीकरणों को सोल्व करने के लिए हमें वापस थोड़ा सा टाइम टेकिंग जाएगा। आपकी जो समस्या है वो थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जाएगी, और उसी को आसान करने के लिए आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं पदों का चयन। तो पदों का चयन को आपने 2 तरीके से डिवाइड किया है। पहला है कि अगर हमारे को पद पूछे जाएं विषम पद, अगर हमसे विषम पद पूछे जाएं तो हम क्या करने वाले हैं, और हमसे अगर सम पद पूछे जाएं तो हम क्या करने वाले हैं। तो अगर विषम पद अगर हमसे पूछे जाएं तो हमें क्या करना है, अगर मेरे से सम पद पूछा जाए तो मुझे क्या करना है। तो मैंने देखा कि अगर विषम पद, तो विषम पदों, तो यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट, छोटा सा एक चीज़ आपको याद करनी है कि जब विषम और सम पद किस तरीके से मान्य हैं, तो उसके लिए आपने एक यहाँ पे रूल बनाया है कि जब विषम पद होंगे तो उस श्रेणी में जो 2 पदों का अंतर है वो आपको d लेना है, और विषम पदों में वो अंतर आपको 2d लेना है। बस इतना सा कंसेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मेरे को 3 पदों का अगर चयन करना हो, तो अगर विषम 3 पद हैं, मतलब विषम पद हैं, मुझे उनका अंतर d लेना है। तो आप देखेंगे कि प्रथम पद तो वही a हो गया, ये बन जाएगा a प्लस डी, और ये बन जाएगा आपका a माइनस डी। तो ये 3 पद हम इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। अच्छा, इसका मानने से क्या होगा, अगर मैं तीनों का अगर योग करता हूँ तो d से d कट जाएगा। आप डायरेक्ट बहुत ही आसान तरीके से हम a का मान निकाल लेंगे, और वो a का मान हमें हेल्प करेगा d का मान निकालने में। तो आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, जब n बराबर 3 था, अच्छा, इन 2 क्रमागत पदों का अंतर आप देख सकते हो। इसमें से अगर ये माइनस करें तो आपका d आएगा, और इसमें से भी ये माइनस करें तो आपका अंतर d आएगा। तो विषम पदों का, जब भी आपको विषम पदों का चयन करना हो तो आपको उसका सार्व अंतर हमेशा d मान के चलना है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं n बराबर लेता हूँ 5, तो आपने देखा कि सर 5 पद, तो 3 पद तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो a प्लस डी, a माइनस डी, ये 3 पद हैं। अगर नेक्स्ट मैं 5 पद निकालूंगा तो इसके आगे देखिए d में एक d और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 2d, इधर करेंगे तो a माइनस 2d। इस तरीके से 5 पदों का चयन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हमारे सबसे ज़्यादा हमारी जो सहायता होगी कि ऐसे में a का मान निकालना। जैसे हमें अगर सवाल ऐसे दिया हुआ हो कि 5 पदों का योग ऐसा है, तो वो वहाँ पे हमारा केस आसान हो जाएगा।
ऐसे सम पद हों तो सम पद में आपने अंतर डी देखना है कि एन बराबर मान लो 2 पद हमें मानने की माना हमें हमसे पूछा गया कि 2 पदों का योग आपका ये है, तो 2 पदों के योग में आपको अंतर 2D लेना है, तो वो लेंगे आप a प्लस डी और a माइनस डी। इस तरीके से आपको चयन करना है। देखिए इन दोनों का अंतर, मैं अगर a प्लस डी में से माइनस करता हूँ a माइनस डी, तो आपने देखा कि सर a प्लस डी माइनस a प्लस डी, ए से ए कट हो गया आपका, ये बन गया 2D। तो इस तरीके से आपने देखा कि सर यस इनमें जो अंतर है वो आपका 2D का अंतर है। अच्छा, याद करने की टेक्निक देखो, यहाँ पे क्या है कि 3 पद इस तरीके से हैं, इसमें से ए गायब कर दिया, वो 2 पद हैं आपके पास। अगर ये फर्स्ट और उसका फर्स्ट अगर आपको अच्छे से याद है, फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यहाँ से देखें तो n इक्वल्स टू 3 के केस में अगर हम करें तो देखो क्या करने वाले हैं, 2 पद आपके पास ये हैं, 2 पद, अच्छा 3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 4 पद लेंगे। तो 2 पद तो हमारे पास ऑलरेडी है सर, a माइनस डी एंड a प्लस डी, ये तो हमारे पास है। इसमें 2D ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 3D। यस, इसमें अगर हम इसके बैक में जाएंगे तो ये भी बन जाएगा a माइनस 3D। तो इस तरीके से 4 टर्म 4 पद आप चयन कर सकते हैं। तो ये पदों का चयन समांतर श्रेणी में किस तरीके से किया जाएगा वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए 9.2 ऑलमोस्ट हमने सॉल्व किया। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी समस्या आपको आती है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपका सॉल्यूशन उसमें आपको मिलेगा। आज हम उसकी 9.3 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी क्या है। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आज हम बात करेंगे। सर समांतर श्रेणी हमने देखा, तो अब हम डिस्कस करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। यस, तो आप डिस्कस करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। देखिए गुणोत्तर श्रेणी क्या है। देखिए जैसे आपने डिस्कस किया था, जैसे आपने समांतर श्रेणी में देखा था, आपने समांतर, ये एक अनुक्रम था जिसको आपने समांतर श्रेणी बोला, लेकिन उसमें स्पेशल केस क्या था कि 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर समान होता है तो आपने कहा कि वो समांतर श्रेणी है। तो वैसे ही सर गुणोत्तर श्रेणी क्या है। तो गुणोत्तर श्रेणी को समझने से पहले हम छोटा सा एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। हमने एक उदाहरण लिया है, उदाहरण आपके पास है कि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है। इस तरीके से आपके पास ये एक अनुक्रम है, ये आपके पास क्या है, ये एक अनुक्रम है। अच्छा, इस अनुक्रम में ये आपने देखा कि सर ये जो कोई भी अनुक्रम जो होता है उसका हर पद दूसरे पद के साथ एक स्पेशल एक नियम से बंधा होता है। अगर हम बात करें उस नियम की यहाँ पे, तो सर वो नियम क्या होगा। तो आपने देखा कि सर वो नियम, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, इसको इससे डिवाइड करूं, इसको इससे डिवाइड करूं, तो आपने देखा कि ये जो पद है आगे वाला पद 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से गुणा किया, 16। आपने गुणा करने से ही मुझे आगे के पद मिलते हुए जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा समांतर श्रेणी में जाएंगे। जब हम हर डी जो सार्व अंतर था वो अगर हम जोड़ते हुए जाएं तो हमें आगे का पद मिलते हुए जाता था समांतर श्रेणी में। और उसी तरीके से अगर हम देखें और हमने वो सार्व अंतर निकालते कैसे थे, तो सार्व अंतर निकालने के लिए आप क्रमागत 2 पदों का अंतर निकालते थे। यहाँ पे हम गुणा करते हुए जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। यस, तो ये एक स्पेशल अनुक्रम है। आपने देखा कि ये एक ऐसा अनुक्रम है जिसका प्रथम पद जिसमें प्रथम पद होगा, लेकिन अगर आप दूसरे पद को पहले पद से भाग दें तो देखा 2 आया। आप तीसरे पद को दूसरे पद से भाग दें तो 2 आया। आप चौथे पद को तीसरे पद से अगर भाग दें तो आपने देखा 2 आया। आपने 5वें पद को चौथे पद से भाग दें तो 2 आया। यानी 2 क्रमागत पदों का भाग यानी अनुपात, आपने अनुपात निकाला तो वो हमेशा हमेशा एक ही संख्या अगर आती है तो ऐसे अनुक्रम को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। आपने समझा। जहाँ पे आपने समांतर श्रेणी में क्या देखा, 2 क्रमागत पदों का अंतर, इसलिए आपने बोला सार्वय अंतर। यहाँ पे आपने क्या देखा, गुणोत्तर श्रेणी में 2 क्रमागत पदों का अनुपात, 2 क्रमागत पदों का अनुपात, 2 क्रमागत पदों का अनुपात, इसलिए इसको आप डिनोट करेंगे R से। इसका नाम होगा सार्वय अनुपात। सार्वय मतलब सब में होगा समान, तो ये बना सार्वय अनुपात। ऐसा अनुपात जो सब में समान हो उसको बोलेंगे R से हमने लिखा जो है सार्वय अनुपात। तो आपने यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 2 क्रमागत पदों का अंतर, दूसरे पद को अगर मैं पहले पद से अगर का अनुपात देखा मैंने A2/A1, आपने देखा A3/A2, A4/A3, तो जो अनुपात है
इसका जो अनुपात होगा वो सार्व होगा, तो सार्व अनुपात को हम लिखेंगे R से। तो यहाँ पे सबसे पहले और तो ऐसे अनुक्रम को हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जो नए वर्ड्स आपने देखा कि ए जिसको हम प्रथम पद कहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रथम पद है तो प्रथम जो है वो तो प्रथम है, वो पहले समांतर श्रेणी में भी वैसा ही था और गुणोत्तर श्रेणी में भी वैसा ही है। यहाँ पे वहाँ पे डी था, यहाँ आर है, तो इससे बनता है डी आर। देखिए वहाँ डी था, यहाँ है आर। वहाँ डी था सार्व अंतर, क्योंकि हम करते थे अंतर। यहाँ पे है सार्व अनुपात, क्योंकि हम निकालते हैं अनुपात, यानी उसमें डिवाइड करते हैं, भाग देके निकालते हैं। तो आर है सार्व अनुपात। अच्छा, इसमें आपने ये भी समझा कि सर हर पद आपको कैसे मिलता है। तो हमने देखा कि प्रथम पद को अगर मैं एक समान संख्या से गुणा करते हुए जाऊंगा तो मुझे आगे की संख्या मिलती भी जाएगी। तो आपने यहाँ से देखा कि जो आर है, जहाँ पे 2 था तो 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर तो आगे से आगे मेरे को चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जीपी। तो अगर हम डिस्कस करें जीपी को, तो आप देखो जीपी हम कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए गुणोत्तर श्रेणी को हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट में इसको बोलेंगे जीपी। गुणोत्तर श्रेणी इंग्लिश में वर्ड भी आप देखेंगे, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, दैट्स वाई शॉर्ट में इसका जो नाम होगा वो होगा जीपी। पहले हमारे पास था एपी, अब है हमारे पास जीपी। तो बहुत ही रेपुटेटेड नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे जीपी हमारे पास कैसे बना। तो हमने देखा सर जीपी हम बनाएंगे तो प्रथम पद ए रहेगा, आगे वाला पद को पहले उससे आर से मल्टीप्लाई करेंगे। आर जो हमारे पास 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आर से करेंगे तो ये बन जाएगा ए आर। अगेन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए आर स्क्वायर, अगेन ए आर क्यूब। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमें पद मिलते हुए जा रहे हैं। तो लास्ट पद क्या होगा, वो होगा क्या ए आर एन होगा? नहीं, क्योंकि देखिए प्रथम पद ए है और आर एक कम होते हुए जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा ए आर एन -1। तो ये आपका अंतिम पद होगा। तो सबसे पहले जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक पद या अंतिम पद। तो देखिए जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का, तो गुणोत्तर श्रेणी जो है हमारे पास है, जो आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या अंतिम पद किसका? जीपी का। देखिए ये जीपी है आपकी, तो उसका फॉर्मूला ए एन से अगर हम लिखें तो बनेगा ए आर एन -1। ये आपका फॉर्मूला होगा। एन आपकी संख्या होगी कि कितनी संख्या, कितने नंबर्स हैं, वो ए एन यानी अंतिम पद, व्यापक पद भी बोलेंगे। ए प्रथम पद है, आर सार्व अनुपात है, और इस तरीके से आपका ये सूत्र बनता है। तो पहला सूत्र आपका बन गया कि हमने गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या अंतिम पद कैसे निकालते हैं, वो हमने निकाला। अब हम निकालेंगे गुणोत्तर श्रेणी का हम योग कैसे करें। तो जो भी हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है उसका हम योग निकालेंगे। तो जो भी हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है उसका हम निकालेंगे योग। तो आपने देखा कि उसको लिखेंगे एसएन से, सम ऑफ एन टर्म, एसएन सम। देखिए सम मानी योग, इसलिए हम एसएन लिखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी ए प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे अगर चलते जाएं तो बन जाएगा ए आर एन -1। ये आपके पास बना। तो ये जो गुणोत्तर श्रेणी है आपके पास, ये जो जीपी है, इसका हमें योग निकालना है। तो देखो यहाँ पे योग निकालने के लिए, योग हम कैसे निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास 3 केस बनते हैं। और यहाँ पे जो 3 केस क्या बनेंगे, देखो यहाँ पे जो 3 केस कौन बना रहा है, वो बना रहा है आर के बेस पे। तो देखो 3 केस क्या बनेंगे, या तो क्या होगा, आर बराबर 1 होगा। तो आर बराबर 1 होता है तो हमारा योग क्या होगा। दूसरा आर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो योग क्या होगा। तीसरा है आर लेस देन 1 हो तो योग क्या होगा। तो ये 3 फॉर्मूलों का अगर हम डिस्कस, तो आर अगर 1 है तो आप देखेंगे एसम, सम ऑफ एन टर्म, अगर मैं आर 1 की जगह रखूँ तो ए प्लस ए, सम में आप ए आर रखेंगे तो ए 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि एसएन जो बनेगा वो बनेगा एन ए, यानी जितने भी हैं पद हैं उनको एन से हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया एन ए। एस एन इक्वल टू बन गया एन ए। तो गुणोत्तर श्रेणी में जो पद हैं इसको हमने यहाँ से समझा तो वो बन गया एन ए। इसके बाद देखिए अगर आर ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में हम क्या, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एस एन जो है, एस एन आपके पास ये है और इसमें अंतर किसका है, आर का। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी समीकरण को, जो समीकरण हमने यहाँ पे बनाई है, ये जो समीकरण है आपकी, इस समीकरण को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे
आर से। तो देखिए आर से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो ये बन गया आर एस एन ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और ये बन गया ए आर, इसको आर से मल्टीप्लाई करें तो ए आर एन, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो हमें क्या करना है, अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये पूरा पार्ट, ये जो पार्ट है, अच्छा इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस वन, ये आपका टर्म यहाँ तक है, ये और ये आपका सेम पार्ट है। तो इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, या तो हम इस पार्ट को, इसको इधर एस एन माइनस ए यहाँ पर नोट करें, या तो हम इस पूरे पार्ट को, यहाँ तक के पार्ट को हम एस एन माइनस ए लिखें, या फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें। जैसा भी आप चाहो वैसा इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अगर हम इसको बनाएं तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो ये जो पार्ट है, ए को अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो ये बन गया एस एन माइनस ए, और ये बन गया ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए आर एन माइनस वन, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए ये ए आर एन माइनस वन तक ये जो वैल्यू है ये सेम है आपकी, और इसको लिख सकते हैं एस एन माइनस ए, तो ये बन गया आर एस एन, इसको लिखा एस एन माइनस ए और प्लस ए आर एन। एस एन को इधर ट्रांसपोज कीजिए, पक्षांतरण करेंगे तो ये हो गया एस एन और ये बन गया ए आर एन माइनस ए, ये आपका बना। दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो आप देखेंगे एस एन कॉमन आ गया यहाँ से, तो बन गया आर माइनस वन, यहाँ से ए कॉमन आ गया तो बन गया आर एन माइनस वन। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है एस एन का जो फॉर्मूला आपका निकल के आता है, तो एस एन क्या है, एस एन बनेगा ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये आपके पास एस एन का फॉर्मूला है। यानी गुणोत्तर श्रेणी जो है जीपी जो है उसके एन पदों का अगर हमें योग करना है, लेकिन ये केस क्या है कि जब आर का मान एक से बड़ा है, ये केस है आपके पास। तो r का मान बड़ा है, देखो याद कैसे रखेंगे, ऊपर r की पावर n माइनस वन, आर माइनस वन, जो बड़ा है वो पहले है। तो या तो r वन से बड़ा है या r छोटा है, दूसरा केस छोटा बनेगा तो इसमें माइनस आएगा, माइनस कॉमन लेके अगर मैं काट दूं तो देखिए मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला डायरेक्ट हम उसी फॉर्मूले से बना देंगे। अगर आपके पास r ग्रेटर देन वन है, लेस देन वन है, r छोटा है एक से, तो उस केस में एस एन क्या होगा, एस एन बन जाएगा ए बनेगा वन माइनस आर की घात एन अपॉन वन माइनस आर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, जो संख्या बड़ी है वो पहले है, जो संख्या बड़ी है वो पहले है, और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक अगर देखें तो आपने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जाना, गुणोत्तर श्रेणी क्या है वो आपने समझा, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कैसे निकालते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, गुणोत्तर श्रेणी का योग, गुणोत्तर श्रेणी है उनके पदों का योग कैसे निकालेंगे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और उन सब का योग निकालने के बाद कि अलग अलग केस, कि ये केस जो है ये अलग, यानी r बराबर वन पे उसका सूत्र क्या होगा, r ग्रेटर देन वन पे सूत्र क्या होगा, r लेस देन वन पे सूत्र क्या होगा, वो हमने जाना। अब हम आपकी एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ सवाल हम डिस्कस करेंगे, वो सवाल जिससे आपको जो सूत्र हमने डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपके 9.3 जो एक्सरसाइज है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो 9.3 में तो फर्स्ट सवाल देखिए क्या है, 20वां और nवां टर्म जीपी का निकालिए। एक तो हमें 20वां पद निकालना है, एक हमें nवां पद निकालना है। 20वां और nवां पद किसका, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी आपको दी हुई है, जो है आपके पास 5/2, 5/4 और 5/8, ये आपके पास एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो आपको 20वां पद और nवां पद निकालना है। अगर हम डायरेक्ट nवां पद पहले निकालें और उसमें 20 रख देंगे तो हमारा 20वां पद भी आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको बोला कि ये जीपी है, इसका मतलब इसका प्रथम पद, आप देखेंगे सर इसका प्रथम पद a जो होता है वो होगा 5/2। इसका r यानी सार्व अनुपात कैसे निकालेंगे सर, यस सार्व अनुपात r कैसे निकालेंगे, इस पद को 5/4 को भाग देंगे 5/2 से, तो ये हो जाएगा 5/4 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया तो r बराबर आ गया 1/2, ये आ गया आपके पास r। तो a आ गया आपके पास, r आ गया आपके पास। a और r निकालने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं वो देखेंगे।
तो हमने प्रथम पद ए निकाल लिया, हमने सार्वनुपात आर निकाल लिया। तो ए और आर निकालने के बाद अब मेरे को निकालना है एनवा पद। तो सिंपल हम डिस्कस करें तो एनवा पद का फॉर्मूला मेरे को पता है कि गुणोत्तर श्रेणी में ए एन अगर निकालें तो बनेगा ए आर एन माइनस वन। तो ए की बात करें तो ए क्या है, ए है 5/2, आर है 1/2 और एन माइनस 1। तो इसको सॉल्व करें तो 5 1/2 की पावर 1 है और 1/2 की पावर n माइनस 1 है। आप जानते हैं चरघातांकी नियम में अगर दो संख्याओं का आधार सेम हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 1/2 की घात इसको जोड़े तो ये आ जाएगा n। तो ये आ गया आपका nवा पद। यहाँ से nवा पद निकालने के बाद अगर हम डिस्कस करें 20वां पद तो हम n को 20 से रिप्लेस कर देंगे। तो n इक्वल टू हो गया 20। तो a 20 जो होगा वो हो जाएगा 5 और 1/2 की घात 20। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 20वां पद भी हमने फाइंड किया। किस तरीके से हमने जीपी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए एक प्रॉब्लम और, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम और हम डिस्कस करेंगे। ये तो हमने देखा एनवा पद। अब हम देखेंगे कि कैसे हम योग कैसे निकालेंगे। तो आप 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल जो है आपकी बुक में उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। 7वां सवाल क्या कह रहा है आपको कि आपको एक जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, हमें उसके सामने जो पद दिया गया है उतने का, उस गुणोत्तर श्रेणी के उतने पदों का योग ज्ञात करना है। तो 7वां जो सवाल है आपका वो आपको दिया हुआ है 0.15, 0.015, 0.0015 और ऐसे 20 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। ये करना है। तो इन 20 पदों का योग हमें ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे कि प्रथम पद a जो है वो है 0.15। r हमें निकालना आता है कि दूसरे पद में से पहले पद का भाग देंगे। दशमलव अगर हटाएं तो 15/, ये हो गया 1000। इसका दशमलव हटाएं तो 15/100। इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, ये आया आपका 1/10। तो r का मान है 1/10। तो r हो गया आपका 0.1। हमने देखा कि r 0.1 जो वो लेस देन 1 है। यस, मुझे सबसे पहले देखना है कि r क्या मेरा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो r आपका 1 से छोटा है। तो n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग कब, जब r छोटा है 1 से। तो Sn का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास क्या, a जो बड़ा है वो पहले और बाकी सब बाद में। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। इस तरीके से a का मान रखा आपने वो बन जाएगा 0.15। एक r का मान है 0.1 तो रख देंगे 0.1 की पावर n यानी 20, ये सब। और अपॉन में क्या है 1 माइनस r देखो यहाँ पे r 0.1 लिखने से अच्छा हम लिखेंगे 1/10। 0.1 ही होता है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो Sn इक्वल्स टू देखिए क्या बन गया, इसको पॉइंट हटाएं तो मिल जाएगा 15/100। ये सेम रहेगा आपका 1 माइनस 0.1 की पावर 20। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 10 माइनस 1/10, 0 से 0 कट हो गया आपका। तो देखिए 5 से कट गया 3 टाइम, 5 से कट गया 2 टाइम। तो Sn इक्वल टू क्या बन गया 3/2, 10 माइनस 1 इंटू 9 और 1 माइनस 0.1 रेज़ टू पावर 20। 3 से 9 कट गया 3 टाइम। तो ये हो गया Sn इक्वल टू बन गया 1/6, 1 माइनस 0.1 रेज़ टू पावर 20। ये आपके पास बन गया आंसर। तो आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले हमने समझने की कोशिश की कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है, किस अनुक्रम को हम गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे, उसका व्यापक पद कैसे निकालेंगे, उसके n पदों का योग कैसे निकालेंगे, r क्या है, a क्या है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में क्या अंतर क्या है, और उसके कुछ सवाल सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। आप इनको अच्छे से फेयर कीजिए और इसकी थ्योरी को, जो भी थ्योरी पार्ट हमने डिस्कस किया है उसके नोट्स बनाइए। और हम कल हम की एक्सरसाइज अपनी 9.3 डिस्कस करेंगे।